प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस पार्ट में आपको एक ऐसे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जिसमें दो आवेशित गोलियां, या हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल के स्फीयर हैं वो चार्ज्ड हैं और उन्हें किसी एल लंबाई के धागे से या किसी स्ट्रिंग से लटका दिया गया है, तब उनमें ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी, तब उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी हमारी फिजिकली, उसके बारे में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है। देखते हैं जरा, कॉमन सेंस हमारा यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। सपोज करिए कि एल लंबाई दो आवेशित गोलियां लटक रही हैं और उस धागे की जो लंबाई है मान लिया जाए एल है। इस पर आवेश कितना है, क्यू है। इसका द्रव्यमान कितना है, यम है। इस पर आवेश कितना है, क्यू है। और इस पर आवेश द्रव्यमान कितना है, यम है। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा? आपका सेंस क्या कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, बताइए। सीधी सीधी सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। सीधी सी बात है कि अगर हम ये देखें, इसको एक डायग्राम बना करके फील करें तो मुझे इस तरीके से एक डायग्राम मिलेगा, क्योंकि ये इसे धक्का देगा ना, ये इसे धक्का देगा, ये इसे धक्का देगा, तो इन दोनों के बीच की दूरियां जो होंगी बढ़ जाएंगी और वो कुछ डायग्राम हमको इस तरीके से मिलेगा। दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों का मास भी सेम है, यानी कि कह सकते हैं कि आइडेंटिकल बॉडी है दोनों। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तब हम देखते हैं कि वो मीन पोजीशन हमारी कहलाएगी इन दोनों की। और ये मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि कोणीय विस्थापन उसका कितना होगा, यानी कितना वो एंगल बनाएगी। सपोज कर लिया जाए वो एंगल θ1 है, ठीक है। और इधर इसने कितना एंगल बनाया, मान लिया जाए वो θ2 है, ठीक है। अब हम ये विचार करें कि दोनों पे आवेश समान है। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि दोनों पे आवेश हमारा अलग अलग है, इस पे Q1 है और इस पे Q2, ठीक है। ये Q1 है और ये Q2 है, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि इस θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? θ1 इजकल टू θ2, θ1 बड़ा है θ2 से या θ1 छोटा है θ2 से, क्या होगा बता सकते हैं आप? इन दोनों से आप इसमें क्या सेंस लगा रहे हैं कि θ1 θ2 के इक्वल है, कि θ1 बड़ा है θ2 से या θ1 छोटा है θ2 से? तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि आवेश की मात्रा कुछ भी हो, Q1 बड़ा हो Q2 से या Q1 छोटा हो Q2 से, लेकिन एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना भी बल लगाएगा तो दूसरा वाला भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, यानी कि वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, यह भी उस पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। उसके बलों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि इसने ज़्यादा लगा दिया और इसने कम लगाया, या Q1 ज़्यादा है Q2 कम है तो Q1 ने इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, Q2 ने उस पे कम फोर्स अप्लाई किया। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो पीछे आप पढ़ चुके हो। बात की जाती है यहाँ पर उसके द्रव्यमान की। अगर दोनों के द्रव्यमान समान हैं, यानी कि उन दोनों का वेट हमारा एक ही है, तो जैसे अगर हम कोई ये एक बड़ी बॉडी लें और एक छोटी बॉडी लें, बड़ी बॉडी पे अगर मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया और छोटी बॉडी पर भी मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, तो हम ये देखते हैं कि छोटी बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर करेगी, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। और जो हैवी बॉडी है उस पर भी मैंने उतना ही फोर्स लगाया था जितना मैंने छोटे वाले पे लगाया, तो उसको हम देख रहे हैं कि बहुत कम से कम डिस्प्लेसमेंट हमने दिया, यानी कि उसमें जो विस्थापन हो पाया वो कम से कम हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हैवी बॉडी है, ऐसा तो है नहीं कि उस पर हमने फोर्स कम लगाया, इस पर ज़्यादा लगाया, दोनों पे समान फोर्स लग रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है ये भी उतने ही वेट का है जितना वेट इसका है, इसका द्रव्यमान जितना है उतना ही द्रव्यमान इसका है। इसका मतलब θ1 और θ2 एक ही होंगे।
दोनों के जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। सपोज कर लें कि ये m1 ये m2 और कहा जाए आपसे m1 बड़ा है m2 से, तब आप इन में कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे बताइए। m1 बड़ा है m2 से, तो m1 अगर बड़ा है m2 से तो यानी कि ये हैवी बॉडी है, तो ये कम से कम डिस्टेंस तक जाएगी और ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि θ1 हमारा छोटा होगा और θ2 हमारा बड़ा होगा, यानी कि उस कंडीशन में हमारा ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर? इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये अपना एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे होंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे। लेकिन ज़रा इसमें न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे कौन से हैं जो यूज होंगे, ज़रा ध्यान देते हैं। सपोज कर लें दोनों पे चार्ज सेम है, अब अगर ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, जैसा कि आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 द क्वांटिटीज ऑफ चार्जेस एंड R डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, वो R है। क्या है? वो R है कि नहीं है? क्योंकि हमें R की जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मीन पोजीशन से अगर देखी जाए, ये डिस्टेंस R1 है और इसकी मीन पोजीशन से दूसरे स्फीयर के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लें R2 है। यदि यहाँ पे m1 और m2 में m1 बड़ा है m2 से, तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा? R1 इक्वल टू R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज लेस देन R2। क्या होगा इसमें? तो स्वाभाविक सी बात है, m1 हमारा क्या है? बड़ा है। m1 बड़ा है तो यानी कम से कम डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि एक हैवी बॉडी है, एक जो है लाइट बॉडी है। तो दोनों में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि R1 जो होगा वो कम होगा, किससे? R2 से। और यहाँ पर θ1 भी हमारा कम होगा, किससे? θ2 से। और अगर मान लिया जाए कि दोनों सेम हैं, तो ये भी θ एंगल होगा और ये भी θ एंगल होगा, यानी ये भी डिस्टेंस हमारी अगर R1 है तो ये भी डिस्टेंस हमारी R1 ही होगी। यानी कि इन दोनों के डिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा भाई, इन सब कॉन्सेप्ट के साथ में आपने क्या देखा कि अगर m1 और m2 हमारे दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है उसका मास, तब R की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तब वो R की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। अगर मान लिया जाए दोनों सेम हैं, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को अगर आपने x मान लिया है तो यह भी x के इक्वल होगी उस कंडीशन में, यानी कि m1 बराबर नहीं है m2 के। समझे भैया? पहली कंडीशन क्या है कि m1 बराबर नहीं है m2 के, तो R की वैल्यू ये। दूसरी कंडीशन m1 बराबर है m2 के, तो R इज इक्वल टू x प्लस x, यानी कि 2x। अब x की वैल्यू कैसे हम फाइंड करें, हमें ये देखना। तो सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत आसान है इस R की वैल्यू को फाइंड करना। मैंने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को कितना माना है? x मान लिया, ठीक है। अब जरा ये देखें कि इसे A, इसे B और इसे O पॉइंट मान लें, इसे C पॉइंट मान लें, मेन पोजीशन वाली। तो ट्रायंगल OCB में क्या हो जाएगा? OCB में हम ये देख रहे हैं कि उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है, यानी कि ये जो दी गई है वो L लंबाई की है। हमें ज्ञात क्या करना है? ये ज्ञात करना है। और ये एंगल थीटा, जिस पे एंगल होता है वो क्या होता है? बेस होता है, यानी आधार होता है। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण हमको पता है
ज्ञात क्या करना है, लंब। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज हमको पता है, परपेंडिकुलर जो लाइन है वो हमें नहीं पता है, यही हमको फाइंड करना है। तो सीधे सीधे सी बात है कि साइन वाला रेशियो यहाँ पर लगेगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण XYL, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी x इज इक्वल टू L साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ से डिस्टेंस a और b के बीच क्या हो जाएगी, तो AB इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2L साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी आई, 2L साइन थीटा। वो भी कब, जब m1 बराबर है m2 के। कब, m1 जो बराबर है m2 के, 2L साइन थीटा। अच्छा भाई, अब जैसे मान लिया जाए दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है, ये Q मास m1, Q मास m2, m1 बराबर नहीं है m2 के, तो ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2 बनेगा। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो मान लिया जाए r1 है या x1 मान लें, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो x1 और इसको x2 मान लेते हैं। तब हम देखते हैं कि x1 की जो वैल्यू आएगी वो x1 इज इक्वल टू, दोनों की लेंथ सेम है, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू उसी के बेस पे L साइन थीटा, तो x1 इज इक्वल टू L साइन θ1, x2 इज इक्वल टू L साइन θ2, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो AB इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी कि AB इज इक्वल टू L कॉमन ले लें तो साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्लियर? ये छोटी छोटी चीज़ें जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालती हैं। अब जरा न्यूमेरिकल देखें कैसे, न्यूमेरिकल देखें कैसे आता है। ध्यान दें, जैसी कंडीशन होगी हम उस कंडीशन के अनुरूप ही चलेंगे, ये ध्यान रखना होगा, समझे? जैसी कंडीशन होगी हम उसी कंडीशन के हिसाब से ही चलेंगे, वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। अच्छा भाई, सपोज कर ले दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, Q, M, ठीक है, आइडेंटिकल बॉडी है। तो जब आइडेंटिकल हैं, दोनों के मास सेम हैं, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा, और ये भी हमारा एंगल कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक? अच्छा भाई, इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब जरा ये देखिए कि मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है एलएनएम के चैप्टर में, फर्स्ट ईयर क्लास में, ये क्या अपने वेट के इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई करेगा, कितना, mg करेगा ना। इसी वेट के इक्विवेलेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी, जो अनुदिश होगी, वो ये होगी, हम ये देख रहे हैं कि इस स्ट्रिंग पे ये m मास की जो बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी, वो इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस कर रही है, और वो टेंशन प्रोड्यूस कर रही है अगर, तो ये एंगल थीटा है, तो हमारा ये भी एंगल थीटा के ही इक्वल होगा, यानी कि ये टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, t cos थीटा हो जाएगा, और इसी टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारा होगा t साइन थीटा। क्लियर? अभी आपने देखा कि मैकेनिक्स के हिसाब से ये अपने वेट के इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई करेगा, और यही m मास की बॉडी उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करेगी, जिस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारा क्या होगा, वो t cos थीटा होगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी ऊर्ध्व घटक जो होगा वो हमारा t sin थीटा होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग दो
चार्ज्ड बॉडी हैं जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं, जो रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रतिकर्षण फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी भी डायरेक्शन इसमें कुछ न कुछ होगी, क्योंकि वो भी तो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। तो इस चार्ज बॉडी ने इस चार्ज्ड बॉडी पे एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई किया, उस रिपल्सन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही एलांग होगी। तो सीधे सीधी सी बात है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के ठीक एलांग होगी, जो जिसको हम कहेंगे Fe, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सीधी सीधी सी बात है। यानी कुल मिलाकर के इस तरीके से हैं हम। और जैसे ही क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, तो क्या हुआ? इस तरीके से हो गए। तो अगर सपोज कर लिया जाए इन दोनों पे फोर्स अप्लाई किया जाए इन साइड में, तो इन साइड में फोर्स अप्लाई कर लिया गया तो कुछ देर तक इस तरीके से रहेंगे और उसके बाद क्या होगा? फिर वो रेस्ट में आ जाएंगे ना। जब रेस्ट में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जो नेट फोर्स है वो हमारा जीरो हो जा चुका है। तो सिंपल सी बात है, उस कंडीशन में t cos थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा। और t sin थीटा जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ठीक इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा Fe है वो Q1 Q2 अपान r स्क्वायर के अकॉर्डिंग, अगर मान लिया जाए ये Q1 और ये Q2 है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, तो अभी आपने r की वैल्यू फाइंड की, वो कितनी है? 2l sin थीटा। तो Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान 2l sin थीटा का होल हाफ स्क्वायर। क्लियर? लेकिन इसके हिसाब से t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिलती हैं। इन दोनों इक्वेशंस से हम कोई भी न्यूमेरिकल हो उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर m दिया होगा, चार्ज भी दिया होगा, थीटा नहीं दिया है तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी होगी। अगर थीटा दिया है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी होगी। और जब डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो आपसे ये कह सकता है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो आपको L फाइंड करना होगा। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा अपान cos थीटा यानी tan थीटा इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg। कुल मिलाकर के लेंथ की बजाय अगर कुछ और भी इसमें फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको तैयार करिएगा। और इसमें गजब गजब के क्वेश्चन मिलते हैं। आप देखें, जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी है Q मास m, दूसरी चार्ज्ड बॉडी है Q मास m, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया जाए d है। तो और इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है दोनों की सेम है, वो L है। मान लिया जाए कि ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है। तो प्लस Q चार्ज क्या करेगा? उस माइनस के Q चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, करके ऐसे बनेगा ना। तो अब ये कह रहा है कि उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, वो मिनिमम डिस्टेंस आप हमको बताइए। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बताओ भाई। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस d है और ये बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, कि क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो एक पास आएंगे तो r की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होगी वो एंगल थीटा बनाएगी, ये भी एंगल थीटा बनाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L साइन थीटा। ये क्या हो जाएगी? L साइन थीटा। और ये कितना है? R। तो L साइन थीटा प्लस R प्लस L साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट है? D के इक्विवेलेंट है। तो यानी कि D इज इक्वल टू 2L साइन थीटा प्लस R, यानी R इज इक्वल टू D माइनस 2L साइन थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। ये R की वैल्यू इन दोनों के बीच की बस समझ में आई ना। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चर्चा भी करें तो Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या है? सिंपल सी बात है,
इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या इनमें कुछ और भी फाइंड करने के लिए हो वो भी फाइंड कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल मान लिया जाए एक दीवार है और दीवार पे आपने क्या किया, यल गहराई पे एक चार्ज रख दिया Q, और यहीं से आपने एक कील के सहारे एक धागे में या एक स्ट्रिंग में आपने क्या किया, एक और चार्ज बॉडी Q की आपने लटका दी। तो क्या होता है कि ये इसे रिपल करेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा करके। तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि कुछ भी पूछ सकता है, टेंशन पूछ सकता है, इसका मास पूछ सकता है, उसका चार्ज पूछ सकता है, यहाँ से की डिस्टेंस पूछ सकता है, या लेंथ पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा। क्लियर। और अगर मान लिया जाए m1 और m2 हमारे बराबर नहीं है, m1 और m2 अगर बराबर हमारे नहीं है, तो वो θ1 θ2 चलेगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो लेंथ होगी इन दोनों के बीच की, वो r = 2 L sin θ की बजाय L sin θ1 + L sin θ2 चलेगा। और कंडीशंस हमारी सारी यही रहेंगी। बस t cos θ = mg अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर m1 और m2 अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से मास की वैल्यू पुट करेंगे। किसी एक के लिए, दूसरे के लिए अलग चलेगा प्रोसेस। अगर यहाँ पर सेम है तो दोनों के लिए सेम रहेगा, एक ही रहेगा, इसलिए हमको केवल एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर अलग अलग होंगे तो हमें दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, t cos θ1 में, t sin θ1 में, और दूसरे के लिए t cos θ2 में और t sin θ2 में। क्लियर। ऐसे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप शेयर करिए, हम तक पहुंचाइए, कोशिश करेंगे दूर करने की। ओके।